कोई कह रहा है कि बैंक बंद हो जाएंगे, कैश कुछ लेके अपने घर में रख लो, सोना चांदी रख लो, वाईफाई बंद हो जाएगा, आपके जो पैसे, आपका डिटेल जो बैंक के पास में है वो भी कोई हैक कर लेगा, क्या कर लेगा, और वो आपको पता ही नहीं चलेगा किसके पास कितने पैसे हैं। मैं कहता हूँ मत डराओ यार, क्यों डराते हो इतना? कुछ नहीं होने वाला है भाई। मेरे पास भी जो थोड़ा बहुत 10-20 हजार 50 हजार है वो सब बैंकों में पड़ा है, टेंशन मत। युद्ध का क्या होने वाला है भाई? युद्ध कहाँ जाके रुकेगा? युद्ध अभी थोड़ा सा खिंचेगा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं खिंचने वाला है। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, कोई आफत बहुत बड़ी नहीं आने वाली है। ये डेफिनेट है कि भारत पाकिस्तान इस साल लड़ेंगे आपस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं पहले भी आपके पॉडकास्ट में कहा था और भी 2-3 जगह कहा, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। ये वही ज्योतिष हैं जो कह रहे थे भारत फाइनल में भी नहीं जाएगा। ये वही ज्योतिष हैं जो ड्रामे करते हैं, जिनको कुछ नहीं आता। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। आइए बताइए मुझे कौन सी रिसर्च थी आप? ममता दीदी का समय लगभग खत्म हो गया राजनीति से, बंगाल की राजनीति से। मिलूंगा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद निश्चित रूप से हम मिलेंगे। इनफैक्ट जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन लाइव मिलेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति जेल जाएगा इस वर्ष, किसी न किसी घोटाले, कुछ न कुछ ऐसा बवाल एकदम बोलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। कि जिसने भी 500 के नोट रखे हुए हैं गड्डी बना करके उनका सोना खरीदे। किसी दिन रात को मोदी जी आएंगे 8 बजे, मित्रों और सबका मित्र हो जाएगा। एक महिला है, उन्होंने बहुत सी चीजें खोल दी मोदी जी के बारे में। सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन बोला करते हैं उनके बारे में, हमेशा से बोलते रहे। मैं 2013 से कह रहा हूँ, मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। पूरे विश्व के लिए खतरनाक व्यक्ति दिख रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये पता नहीं क्या करना चाहता है। इसकी कुंडली कुछ देखी आपने? डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए अमेरिका टूट जाएगा। यूपी में योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें? सोने में करें, चांदी में करें, रियल एस्टेट में करें, या फिर शेयर मार्केट? अगर नौकरी चली गई, नौकरी नहीं मिल रही, तो आज एक ऐसा रामबाण उपाय बता के जाऊँ तिवारी जी, जो आज तक मैंने कहीं नहीं बताया। और ये ऐसा उपाय है, ये तभी करना, रुद्राक्ष की माला से शाम के समय सूर्य अस्त के बाद 1 माला ये मंत्र करना शुरू। बहुत जल्द कहीं ना कहीं से आपको आपका उचित जीवन साथी मिल जाए। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कयास लगा रहे हैं लोग, कब रुकेगा? अब उसकी आहट भारत में भी आने लगी है। कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, चीज़ों के दाम भी बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। हमारे देश में बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कल को कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, जो आज तक भारत में नहीं देखी गई। कोई कह रहा है कि बैंक बंद हो जाएंगे, कैश कुछ लेके अपने घर में रख लो, सोना चांदी रख लो, वाईफाई बंद हो जाएगा। भाई साहब, आपके जो पैसे, आपका डिटेल जो बैंक के पास में है वो भी सर्वर पता नहीं कोई हैक कर लेगा, क्या कर लेगा, और वो आपको पता ही नहीं चलेगा किसके पास कितने पैसे हैं। मैं कहता हूं मत डराओ यार, क्यों डराते हो इतना? कुछ लोग इतना ज्यादा डरा रहे हैं कि आज समाज में डर का माहौल बन गया है, लोग डर रहे हैं। मैं कहता हूं भाई, लिव लाइफ एज इट कम्स। जो जैसे सामने आए आपके, उस तरह आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए जीवन में। पहले इंतजार करो, जब होगा तो देखेंगे, डरिए मत। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में है जो गेस्ट, वो बहुत खास हैं। क्यों खास हैं? क्योंकि ये जो बोलते हैं, इनकी भविष्यवाणियां अंकित हो जाती हैं लोगों के हृदय पटल पे। इनका नाम है अंकित त्यागी और छाए हुए हैं आजकल पूरी तरह से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टा और यूट्यूब पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार आपका इनवाइट करने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। और ये सब दर्शकों का प्यार है, माँ सरस्वती की कृपा है, उसके अलावा क्या ही कहें। उसके बिना कुछ भी संभव माँ नहीं। लक्ष्मी की भी कृपा है आजकल आपके ऊपर। देखिए, सरस्वती की तो नहीं, मैं देख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर मेरे पास जो आते हैं, कहते कोई मैं बीटेक करता था, मल्टीनेशनल में जॉब करता था, जॉब छोड़ दिए, एमबीए कर रहे थे, बाहर अब्रॉड में थे कहीं, वो छोड़ के आ गए, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी करने लगे। छाप रहे हो आप लोग, छाप रहे हो मतलब। पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं खुद भी एमबीए हूँ, और मैं कॉर्पोरेट में मैंने 11 साल काम किया। लेकिन मैं उससे पहले भी ज्योतिष था, मैं तब भी ज्योतिष था, और मैं आज भी ज्योतिष हूँ। ये मेरी पहली पहचान। मैं 12 वर्ष की उम्र से ज्योतिष। और हर आदमी ये कहता है कि मेरे में लिखा था तिवारी जी, इस मुझे बनना था एस्ट्रोलॉजर, इसलिए बन गया। यहाँ पर एक चीज और मैं कहूंगा, विडंबना यही है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो नए नए बच्चे ज्योतिष में आ रहे हैं, उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। मैं स्वागत करता हूँ, मैं कहता हूँ आप आइए,
इस विद्या को आपने जीवित रखा है, ये सौभाग्य है सनातन का कि सनातन की एक संस्कृति को इतने सारे लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। लेकिन उस विद्या में पारंगत बनिए, उस विद्या में महारत हासिल कीजिए, उस विद्या में इतना ज्यादा निपुण बनिए कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। ये हवा में बातें करना, ड्रामे करना, कोई कहता है बैंक बंद हो जाएंगे, जो आपने अभी कहा, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, कोई कहता है बैंक से कैश निकाल लो। आप कभी एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा एक ही वर्ड बोलता हूँ तिवारी जी, पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है जीवन में। जब इंसान पढ़ता लिखता नहीं है तो फिर यही सब बातें होती हैं, ठीक है, ये सत्य है। आप सोचिए कि आज बैंकों के बाहर अगर भीड़ लग जाए हर आदमी कैश निकालने के लिए, क्या हालत होगी देश की इकोनॉमी की। कभी सोचा है उन लोगों ने? लेकिन पता क्या, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो पता हो, कभी स्कूल कॉलेज गए हो, क्षमा कीजिए मुझे, लेकिन मुझे यही सत्य लगता है, ठीक है, क्योंकि भाई एक एजुकेटेड आदमी तो सब बातें नहीं करेगा। ज्योतिष की एक मर्यादा होती है, ज्योतिष का एक अपना धर्म होता है, ज्योतिष का अपना कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए, उस मर्यादा का पालन करते हुए उस धर्म को निभाना ज्योतिष है। ये समझना है हमें। ज्योतिष ये नहीं है कि यहां बैठ के मैं डराना शुरू कर दूं, कल तबाही आने वाली है, परसों परमाणु युद्ध होने वाला है। ठीक है, प्रोडक्शन करना हमारा काम है, वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, हमारा डोमेन है ये, वो तो हमें करनी है हर हाल में। लेकिन लोगों को बिना मतलब डराना, कितने लोग कह रहे थे वर्ल्ड वॉर 3 होगी, वर्ल्ड वॉर 3 होगी, वर्ल्ड वॉर 3 होगी। मैं नवंबर से आपके पॉडकास्ट में बोल के गया था, याद होगा आपको, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाली है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ। अभी कुछ ज्योतिषियों को तो मैं सुन रहा था, अरे 14 देश आपस में लड़ रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब क्या होता है? जरा मुझे बताओ 14 कौन से देश आपस में लड़ रहे हैं भाई, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। या तो न्यूज देखनी नहीं आती उन लोगों को, या देखना चाहते नहीं है, मेरी समझ में नहीं आया। या कोई उनके ऐसे अलग से न्यूज सोर्सेज हैं जो शायद हम तक अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कोई प्राइवेट न्यूज सोर्सेज उनके हो। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं मुझे नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बैंक बंद हो जाएंगे, बैंक फ्रीज हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, सरकार आपका पैसा फ्रीज कर लेगी। कुछ नहीं होने वाला है भाई। मेरे पास भी जो थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार 50 हज़ार है वो सब बैंकों में पड़ा है, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। चलिए आज अंकित जी आए जो आपको डरने से बचा रहे हैं। सुनिएगा बहुत गौर से इस पॉडकास्ट को लास्ट तक। आज हम बात करेंगे ऐसी चीजों पर जिनमें लोगों ने बहुत भ्रम और डर पैदा कर दिया है आज सोसाइटी में, और हम ये कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आज इस डर को मिटा सकें। पहले तो सर बताइए अंकित त्यागी जी कि युद्ध का क्या होने वाला है भाई, युद्ध कहाँ जाके रुकेगा? मैंने लगभग 15 मार्च के आसपास ये प्रेडिक्शन की थी कि 22 से 28 मार्च के बीच में यूएस की तरफ से युद्ध विराम का प्रयास होगा। जो हुआ, सीज फायर का 2 बार उन्होंने ऐलान किया। तब लोगों ने कहा कहाँ हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो सबने देख लिया। लोगों को थोड़ा सा कई बार ना पेशेंस लेवल कम हो जाता है, और मैं हमेशा कहता हूँ दर्शकों से, मेरा निवेदन रहता है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। जब भी कोई ज्योतिष भविष्यवाणी करता है तो वो उस समय की करता है जब वो परिदृश्य उसे दिखना शुरू हो जाता है कि अब ये हो सकता है गणनाओं के अनुसार। युद्ध अभी थोड़ा सा खिंचेगा नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खिंचने वाला है। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, कोई आफत बहुत बड़ी नहीं आने वाली है। ये डेफिनेट है कि भारत पाकिस्तान इस साल लड़ेंगे आपस में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैं पहले भी आपके पॉडकास्ट में कहा था और भी 2-3 जगह कहा, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। भारत पाकिस्तान का निश्चित रूप से इसी साल में युद्ध होना है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, ये तो सत्य है। शुरुआत हमेशा पाकिस्तान ही करता है, वो पूरी दुनिया को पता है, उसमें कुछ प्रेडिक्शन करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो हम सब जानते हैं। जीत हार किसकी होगी इसमें भी प्रेडिक्शन करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, वो निसंकोच भारत की ही होगी, तो इसमें हमें सोचने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो वो युद्ध डेफिनेटली होना है, बाकी कोई बहुत बड़ी आफत भारत के ऊपर नहीं आने वाली है। तेल को लेकर के, गैस सिलेंडर को लेकर के लोगों ने प्रेडिक्शन करनी शुरू कर दी। भाई मैं उन ज्योतिषियों से पूछना चाहता हूं, कौन सी गणना ये कहते, आपने कौन सी कैलकुलेशन करी जिससे आपको पता चला कि गैस सिलेंडर की कमी हो जाएगी? कौन सी गणना करी जिससे, अभी तो आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। आप मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसके पास गैस का कनेक्शन है और उसको गैस नहीं मिल रही। जिनके पास कनेक्शन नहीं है दिक्कत उनको हो रही है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? कॉमर्शियल में भी दिक्कत है, थोड़ा कॉमर्शियल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो ठीक है, दैट इज फाइन। रेजिडेंशियल में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे यहाँ भी गैस आती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पेट्रोल डीजल को लेकर दिक्कतें हो रही हैं? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। इनफैक्ट जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से निरंतर हमारे यहाँ सप्लाई भारत आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईरान ने बोल भी दिया इनफैक्ट कि भारत हमारा मित्र देश है, तो वहां की सप्लाई हम नहीं रोकेंगे। तो बताइए ना कहाँ है वो ज्योतिष अब? अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है मार्च अप्रैल मई में बैंक में पैसे फ्रीज हो जाएंगे। मार्च तो निकल गया, मैं तो फरवरी से ही कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। मार्च निकल गया, अप्रैल मई बाकी है। अप्रैल और मई मैं आपसे निवेदन करूंगा तिवारी जी, बुलाइएगा और पूछेगा जरूर कि कौन सी वो गणनाएं थी और क्यों ऐसा नहीं हुआ। ये वही ज्योतिष है जो कह रहे थे भारत फाइनल में भी नहीं जाएगा। ये वही ज्योतिष है, ये वही ज्योतिष है जो ड्रामे करते हैं, जो आडंबर करते हैं, जो पाखंड करते हैं, जिनको कुछ नहीं आता। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ,
आइए बताइए मुझे कौन सी रिसर्च थी आपकी जिस पे आपने कहा कि भारत नहीं जाएगा फाइनल में। इनका काम सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलना है, लोगों की भावनाओं को आहत करना है, डर और का माहौल बना करके क्रिएट करके समाज में एक अजीब सा डर और व्यूज लेके आना है। तो बंद कीजिए ना खुद को ज्योतिष कहना, क्रिएटर कहिए खुद को, कहिए ना कि आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, क्यों खुद को ज्योतिष कह रहे हो? ज्योतिष की एबीसीडी नहीं आती, चल दिए प्रेडिक्शन करने, यहां मैं उंगली लगाता हूं तो प्रेडिक्शन होती है। अरे कौन सा भाई, कौन सा ज्ञान है, कौन से शास्त्र में लिखा है? लेकिन शास्त्र कभी पढ़े हो तो पता हो, पढ़े ही नहीं, कभी देखे भी नहीं होंगे, क्षमा कीजिए मुझे, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। ज्योतिष तो गणनाओं का विषय है। ज्योतिष गणित और फलित दो तरह का होता है, पहले गणित आता है उसके बाद फलित आता है। गणित करोगे तो फलित आएगा। अब यहां उंगली लगाने से, कान में कोई फूंक मारने से, आशीर्वाद देने से तो ज्योतिष फलित का कोई संबंध ही नहीं है भाई, न था न होगा। कहीं होरा शास्त्र में, पराशर शास्त्र में, रावण संहिता में, भृगु संहिता में मुझे तो मिला नहीं। ये सब तो मैंने भी पढ़ा है भाई, भरत पराशर में कहीं नहीं है। अब उन्होंने कहां पढ़ लिया या तो मुझे बता दो, वो कोई बताने को तैयार नहीं है। यही तो विडंबना है, यही प्रॉब्लम है भाई। मुझे भी बता दो कि वो, हो सकता है मैं उस जानकारी से वंचित हूं। देखिए कोई भी सर्वज्ञानी नहीं है तिवारी जी, किसी भी फील्ड में। और ज्योतिष तो महासागर है, शायद कई जन्म कम पड़ जाते हैं सीखने के लिए, एक जन्म तो फिर बहुत छोटी चीज है। तो मैं यही पूछ रहा हूं भाई, अगर वो ज्ञान मेरे को नहीं है तो मेरा निवेदन है उन ज्योतिषियों से, हाथ जोड़ करके मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि मुझे भी सिखा दो वो ज्ञान यार, मैं भी थोड़ी प्रेडिक्शन एक्स्ट्रा कर पाऊंगा। देखिए मेरी प्रेडिक्शन बड़ी सदी हुई होती है तिवारी जी, आपने देखा मैंने एक एक प्रेडिक्शन जो भी शायद पिछले 8-10 महीने में, 11 महीने में मैंने करी है, उनमें से एक भी प्रेडिक्शन ऐसी नहीं जो अभी तक आप ज्यादा करते भी नहीं है। बहुत ज्यादा, मैं लिमिटेड प्रेडिक्शन करता ये हूं। इंडिया पाकिस्तान आप कई बार बोल चुके हैं। मैंने नहीं करा था। ये युद्ध का जो आप बोल रहे हैं, ये मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। कब होगा वो समय बता सकते हैं? अभी इसी 2026 के अंदर होना है और बहुत जल्दी आप देखेंगे अगले कुछ महीनों में, ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं है, मैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस नहीं। इसके पीछे की कैलकुलेशन वो भी बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से बताऊंगा, अभी मैं सारे डिस्क्लोज करूंगा। अच्छा, एक अभी प्रेडिक्शन जो भारत पाकिस्तान के मैच की हुई, मैंने क्यों नहीं करी? अभी आपने कहा कि आपने प्रेडिक्शन नहीं करी, मैंने क्यों नहीं करी? क्योंकि एक तो मुझे गणना करने का समय नहीं मिल पाया, क्योंकि ज्योतिष समय मांगता है। जब आप गणनाएं करते हैं तो आपको कई कई दिन लग जाते हैं। ये चुटकी बजाने का विषय नहीं है, ये हवा में कुछ भी बोल देने का विषय नहीं है, ये बहुत गणित का विषय है, बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है। तो जब हम बैठते हैं तो महीनों महीनों की रिसर्च होती है। तो पहले तो मुझे समय नहीं मिला। दूसरी चीज, बिना रिसर्च किए मैं कोई गणनाएं करता नहीं हूँ। जब तक मेरी गणनाएं पूरी नहीं होंगी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता। एक प्रेडिक्शन आपको भी याद है मेरी गलत हुई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उस समय भी मैंने करेक्शन किया। मैंने आकर बोला, ऑन माइक बोला, पब्लिकली बोला एक पॉडकास्ट में कि भाई हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, मेरी 95% प्लस प्रेडिक्शन सच होती हैं, एक 5% हो सकता है गलत, किसी से भी हो सकती है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार बन तो गए लेकिन जाते दिख रहे हैं यहाँ से, और दिल्ली जाते दिख रहे हैं। मैंने ये भी बोला था एक पॉडकास्ट में, और मैंने कहा गलती से बने। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनकी कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग फर्दर नहीं है। क्या हुआ? आज नहीं तो कल हुआ तो वही जो बोला था। तो कहीं से भी वो प्रेडिक्शंस गलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पीछे गणनाएं होती हैं, उसके पीछे रिसर्च होती है। बंगाल का किया कुछ? डेफिनेटली बंगाल में ममता जी इज नो मोर, नहीं आएंगे। ये तो मैं पिछले अक्टूबर से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं पिछले अक्टूबर से बोल रहा हूँ कि ममता जी का आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद नो मोर, ये डेफिनेट है। ममता जी जीतेगी कि नहीं? ममता जी विधानसभा नहीं जीतेंगी। नहीं, पार्टी चलिए सरकार नहीं बना पाएगी। जीते मैं उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाया हूँ, मैंने नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। और ममता जी की जो इंडिविजुअल कुंडली है मेरे पास नहीं है, उनकी पार्टी टीएमसी की कुंडली मेरे पास है। तो उनकी पार्टी की कुंडली हालांकि बड़ी स्ट्रांग कुंडली है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार ममता जी का कोई चांस नहीं लग रहा है। ममता दीदी का समय लगभग खत्म हो गया राजनीति से, बंगाल की राजनीति से। मैं मिलूंगा इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद। निश्चित रूप से हम मिलेंगे, इनफैक्ट जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन लाइव मिलेंगे हम। ठीक है, ठीक है, वीडियो कॉल पे बात करेंगे हम आपसे 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बंगाल को संभालना बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ आज आपको। बहुत दंगे, बहुत फसाद, बहुत बड़ी मुसीबत रहने वाली है पहले 3 साल बीजेपी के लिए बंगाल को संभालना, ये निश्चित होगा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और ममता जी का टर्म अब लगभग पूरा हो रहा है, ये निश्चित है, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। जो ज्योतिष की गणनाएं इशारा कर रही हैं निश्चित, और ये मैं नहीं, मुझे लग रहा है शायद ये तो बहुत सारे ज्योतिष और भी बोल रहे हैं अब तो। मैंने तो खैर नवंबर अक्टूबर में ही बोल दी थी ये बात, बट अब तो बहुत सारे ज्योतिष यही बोल रहे हैं। बाकी तो प्रभु जाने क्या होना है। जो गणित इशारा कर रहा है, जो गणनाएं इशारा कर रही है, वो यही कर रही है। अंकित जी, एक
चीज और मैं आपसे जी। पूछना चाहूंगा, अभी तक मैंने जो भी पॉडकास्ट करे हैं जी। 2026 को लेके, जी उसमें एक बात बहुत कॉमन निकल के आई है जी कि ये बड़ा उथल पुथल वाला साल रहने वाला है। और वो वित्तीय दृष्टि से भी अगर आप देखें, जी फाइनेंशियल अगर आप देखें, तो भी कहते हैं कि शेयर मार्केट भी बहुत ऊपर नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे मत लगाइए इसमें। रियल एस्टेट का भी लोगों ने बोला, सोने चांदी का भी कुछ ने बोला कि 2 लाख पहुंचेगा दिसंबर तक। कुछ कहते हैं नहीं अभी रुक जाइए, अब वो फिर नीचे आ गई मार्केट बहुत ज़्यादा। इन सारी चीज़ों को लेके आपका क्या कहना है 2026 में? तिवारी जी, ये बात मैं लगभग मुझे लग रहा है 9-10 महीने से बोल रहा हूँ। इनफैक्ट उस समय तो सब बोल रहे थे कि 2025 तो खराब गया लोगों का, 2026 काफ़ी बेहतर होगा। जब मैंने बोला था कि 2026 बहुत खराब होगा दुनिया के लिए, दुनिया में तबाही मचेगी, दुनिया में आग लगेगी, तब लोगों के कमेंट्स आते थे, मैं पढ़ता था। हर साल आग लगती है। अब जो आग लग रही है ईरान में, इजराइल में, अमेरिकन बेसिस पर, यूक्रेन में, रशिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, क्या वो हर साल लगती है? नहीं लगती। नहीं, ऐसी वैसी आग नहीं, वो तेल के कुएं में आग लग रही है। Exactly. वो बुझने ठीक वाली है? नहीं। और ये मिसाइलों की आग है। हाँ। ये आग मुझे दिख रही थी उस समय, मेरी गणनाओं से दिख रही थी। कोई भविष्य नहीं दिखता है मुझे, मेरी गणनाओं से दिख रही थी। तो मैंने इसलिए कहा था कि आप शुरू होने दीजिए 2026, भयंकर आग, भयंकर तबाही आप दुनिया में देखेंगे, जो आप देख रहे हैं। इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। मैं कह चुका हूं कि भयंकर भूकंप आना बाकी है, बड़ी जनहानि होनी अभी बाकी है इस वर्ष में, बड़ी जल प्रलय आनी इस वर्ष में अभी बाकी है। ये डेफिनेट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये होकर के रहेगा। दूसरी चीज, तिवारी जी, अभी शनि मीन राशि में चल रहे हैं। जून 2027 के बाद शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। इतने सारे ज्योतिष के पॉडकास्ट आप करते हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, तो आप भी जानते हैं कि मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और मीन राशि अंतिम राशि है। शनिदेव कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता उनको ज्योतिष में कहा गया है। जब शनिदेव अपना चक्र पूरा करते हैं, 30 वर्ष में लगभग ये चक्र पूरा होता है, तो कर्मों का हिसाब होता है, क्योंकि फिर नई शुरुआत होती है। इसी गणना के बेस पर मैंने ये प्रेडिक्शन करी थी, जो मैं आज फिर से कर रहा हूं, कि इस वर्ष कोई बड़ा केस खुलेगा और कोई बड़ा नेता जेल जाएगा। घोटाले में? घोटाले में। अच्छा। कोई बड़ा व्यक्ति, वो नेता हो सकता है, कोई और हो सकता है, ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन ये डेफिनेटली होना है कि कोई बड़ा व्यक्ति जेल जाएगा इस वर्ष, किसी न किसी घोटाले में, किसी न किसी भ्रष्टाचार में। कुछ न कुछ ऐसा बवाल एकदम खुलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। क्यों कहा? अब इसके पीछे की गणना मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये होता ही होता है। ये 2026-27 के अंदर डेफिनेटली होना है, जून से पहले पहले, जून 27 से पहले पहले, जून 2027, क्योंकि तब राशि चक्र पूरा हो रहा है। दूसरा, एक चीज और अभी है, जब जब शनिदेव अपना टर्म पूरा करते हैं, तब तब एक रीसेट मैंने देखा है, और ये हमेशा हुआ है। आज से पीछे 30 वर्ष पहले हम जाएं, उससे 30 वर्ष पहले हम जाएं, जब भी देखेंगे ये हुआ है हमेशा। कई सारी रिसर्च इस पर सामने आई है, कई सारी रिसर्च हमने भी करी है, तो इस बेस पर मैं कह रहा हूं कि ये डेफिनेट होगा। दूसरा, एक और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ बोल करके जा रहा हूँ, ये मैंने 1-2 पॉडकास्ट में और भी बोली है, आपके यहाँ भी बोल देता हूँ, कि जिसने भी 500 के नोट रखे हुए हैं गड्डी बना करके, उनका सोना खरीद लो। किसी दिन रात को मोदी जी आएंगे 8 बजे, मित्रों और सबका मित्रों हो जाएगा, समझ लो। बंद होंगे 500 के नोट? डेफिनेटली होंगे। डिजिटल करेंसी बढ़ने वाली है, 500 का नोट बंद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है 1% भी। ये सत्य है, ये होना ही होना है। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। आप डेट दे देंगे, मोदी जी बढ़ा देंगे फिर डेट। क्योंकि वो खेल जाते हैं फिर। मोदी जी का खुद का तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा, ये तो मैं 2013 से बोल नहीं पूरा करेंगे ये तो मैं 2013 मोदी जी का समय कुछ खराब चल रहा है क्या? अभी मैं देख रहा हूँ उनके चरित्र पे बहुत से लोग उंगली उठा रहे हैं। एक महिला है, उन्होंने बहुत सी चीजें खोल दी मोदी जी के बारे में। अब वो पता नहीं कितना सही है झूठ है, तो किसी को नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन बोला करते हैं उनके बारे में, हमेशा से बोलते रहे। हमेशा से तो नहीं, अभी 2-3 साल में उन नाराजगी ज्यादा हो गई मोदी जी से। तो ये मोदी जी के चरित्र पे उंगली उठाना, ये भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उनके ग्रह दशा ऐसे आ गए हैं क्या? मैं इतना कहूंगा कि ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं तिवारी जी, और पॉलिटिक्स में सब बड़ा कॉमन है। तो मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, ना मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, ये मैं 2013 से कह रहा हूँ, मैंने 2013 में बोल दिया था कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। उस बात पर मैं आज भी अड़िग हूँ कि नहीं होगा। ये सत्य है, ये आप होता हुआ देखेंगे अभी। अब उसके पीछे क्या कारण रहेगा वो मैं नहीं जानता, वो मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य गणना करना है, जो मैंने 2013 में कर दी थी, आज से 12-13 साल पहले।
तब मैंने बोल दिया था कि 2003 बार ये मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बताइए मेरी प्रोडिक्शन कहाँ गलत हो रही है। और जो बोला है तीसरा टर्म पूरा नहीं होगा वो भी सच होते हुए आप देखेंगे, दर्शक भी देखेंगे। आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। दो चीजें आपने बोल दी, एक तो घोटाला सामने आएगा। जी। अब घोटाला किसका आएगा? जो वो हमें नहीं पता। जो सत्ता में होगा, नहीं, ऐसा घोटाला उसी में होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब वो घोटाला आएगा और मोदी जी पूरा नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई पुराना, मोदी जी की कुंडली क्या कह रही है ये बताइए। मैं आता हूं। उनके लिए 2026 क्या कुछ बहुत देखिए, विशेष खराब रहने वाला है? 2026 मोदी जी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, ये डेफिनेट है। कहीं ना कहीं ग्रह गोचर उनके ऐसे इशारा कर रहे हैं कि उनको काफ़ी दिक्कतों का, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी उनको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर उन पर रहेगा इस समय और बहुत सारा दबाव वो फील करेंगे। तभी आप देख रहे हैं कि ये सारी उंगलियां उठ रही हैं। अब ये सच है गलत है वो तो हमारा कार्य नहीं है, हमें पता भी नहीं। ठीक है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे नहीं लगता कि ये सब सच हो भी सकता है, क्योंकि मोदी जी का जिस तरह का व्यक्तित्व है तो पता नहीं, बाकी तो प्रभु जाने या वो खुद ही जाने भाई। ठीक है। लेकिन हाँ, ग्रह नक्षत्र ऐसा इशारा कर रहे हैं कि इस समय जो है प्रॉब्लम है, ये नो डाउट, ये सत्य है। बट घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का व्यक्तित्व खुद का बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा, वो पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, प्रभु के माँ शक्ति के भक्त हैं वो, और जो माँ की भक्ति करता है उस पर आसानी से कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। तिवारी जी कहते हैं ना कि माँ भवानी की कृपा जिस पर हो जाती है ना, उस पर फिर सब देवों की कृपा हो जाती है, उस पर महादेव की भी कृपा हो जाती है। जब महादेव ने वानर रूप धरा और हनुमान जी के रूप में चल दिए तो माँ पार्वती ने क्या कहा था? माँ पार्वती ने कहा कि कहाँ जा रहे हो प्रभु? कि नहीं, प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है तो मुझे तो जाना है उनकी सेवा में, तो मैं एक रूप लेकर के, वानर रूप, उनको रुद्रावतार कहा गया ना, तो एक अवतार उनका जो है 11वें अवतार लेकर के मैं जा रहा हूँ, रुद्र अवतार। तो माँ पार्वती ने कहा लेकिन आप तो कर ही नहीं पाएंगे अकेले कार्य, शक्ति के बिना तो संभव ही नहीं है कुछ भी। तो माँ पार्वती यानी माँ भगवती, माँ भवानी हनुमान जी की पूंछ में विराजमान है। और आपने देखा होगा जितने भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आज तक, रामचरितमानस में, रामायण में, हनुमान जी के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं, उन्होंने जहाँ भी कमाल किया वो अपनी पूंछ से किया। लंका जलाई पूंछ से, जबकि अतुलित बलधामा थे, वो चाहते तो रावण का सिंहासन पकड़ के हिला सकते थे, लेकिन नहीं, पूंछ से, क्योंकि पूंछ में स्वयं माँ भगवती विराजित है। तो माँ की जहाँ कृपा हो जाती है फिर वहाँ ईश्वरीय कृपा अपना आप हो जाती है, फिर वहाँ कुछ और बचता नहीं। मोदी जी के बारे में आपने बताया, और मुझे ज़्यादा जो अभी इस समय पूरे विश्व के लिए खतरनाक व्यक्ति दिख रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये पता नहीं क्या करना चाहता है। इसकी कुंडली कुछ देखी आपने? डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए अमेरिका टूट जाएगा, टूटेगा निश्चित रूप से, उसका कोई ना कोई स्टेट अलग हो जाएगा, ये डेफिनेट है। लगभग 5-6 महीने से तो बोल ही रहा हूँ भाई। ठीक है, पता नहीं आपके पॉडकास्ट में बोला था नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली होगा ये। पाकिस्तान टूटना 2026-27 में कन्फर्म है, टूटेगा ही टूटेगा, पाकिस्तान के कुछ टुकड़े हो जाएंगे और आप देखेंगे कि उसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा। मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था पीओके आने वाला है, भारत का भूमि विस्तार मुझे दिखता है, वो मुझे आज भी दिख रहा है। भारत एक बड़ी भूमिका उसमें निभाएगा। वो बात एक अलग है कि भारत पीओके को खुद से ना लेना चाहे। कई बार होता है ना, पड़ोस की जमीन बिक्री होती है, हम फिर भी नहीं खरीदते, हमें लगता है नहीं ये बेकार है, हमारे मतलब की नहीं है, तो बस वो एक मैटर अलग है। लेकिन अगर भारत चाहे तो ले सकता है, वो समय आने वाला है। आप देखेंगे कि खुद से पाकिस्तान के कुछ स्टेट अलग होंगे और उसमें बड़ी भूमिका भारत की रहने वाली है, डेफिनेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आप और हम अभी अगले 1-2 सालों के अंदर 2026-27 में ही होते हुए देखेंगे तिवारी जी, निश्चित। और ये गर्व का विषय है, आपके मुंह में घी शक्कर और भी मिठाइयाँ खिलाऊंगा आपको जब ये आपकी भविष्यवाणी ठीक होगी। अलग से पार्टी मेरी तरफ से होगी आपकी, पक्का। ये तो गर्व का विषय होगा हमारे लिए भाई। हमारा दुश्मन देश अगर टूटता है तो इससे बड़ा गर्वित क्षण हमारे लिए क्या हो सकता है? शायद कुछ नहीं। मैं तो बैठा हूँ अखंड भारत की कल्पना लेके, सब उसी पे बात हम सब लोग बैठे हुए हैं। सनातन तो बात ही अखंडता की करता है। सनातन में तो हम सब लोग अखंड भारत की ही बात करते हैं, हम तो संपूर्ण विश्व की बात करते हैं। और सनातन के सिवाय था क्या विश्व में? आज भी आप जहां जाइए खोदिए, सनातन ही तो मिलता है भाई। जहां खोदोगे वहां सनातन ही मिलेगा, चाहे वो अलोरा की गुफाएं हो, चाहे वो मिस्र के पिरामिड हो, और चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। जहां खोदोगे वहां खुदा भी मिलेगा। यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जहां खुदा है वहां खुदा है। बिल्कुल
तो हर जगह सनातन ये की मैंने नहीं परछाई- बोला, मोदी जी ने बोला था। जी तो हर जगह सनातन की परछाई आपको मिल जाएगी, कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह सनातन के ही मिलते हैं, क्योंकि सब जगह सनातन ही था, ये तो फैक्ट है। चलिए, देश के अंदर की आपकी राजनीति जो है वो क्या बदलती हुई दिखती है इस बार 2026-27 में? क्योंकि यूपी के इलेक्शन भी 2027 में आने वाले हैं। अभी 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी। इनको लेके भी आप कुछ अगर बता दें। देखो, मैंने जो है असम की कैलकुलेशन करी थी, तो निश्चित रूप से हेमंत विश्व शर्मा इज बैक, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है। तमिलनाडु में मुझे लग रहा है कि एम के स्टालिन साहब की पार्टी कुछ बैक कर सकती है, फाइट बैक। हालांकि बड़ा धुंधला मामला हुआ दिख रहा है, वहां बहुत कांटे की टक्कर दिखती है। हाँ, बीजेपी पहले से स्ट्रांग होकर उभरेगी वहां, ये निश्चित है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद एम के स्टालिन साहब की पार्टी जो है वो वापसी कर ले, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर होगी, पलड़ा पलट भी सकता है, ऐसा अच्छा। मेरी गणना इशारा कर रही है। हाँ। ज़्यादा चांस उनकी पार्टी के लग रहे हैं मुझे। ठीक है। और यूपी में तो मैं कह ही चुका हूँ भाई, यूपी में योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, ये डेफिनेट है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी, हाँ, हाँ। ये भी सच है, लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद उनको दिल्ली, फिर आप गोलमाल घुमा गए। एक तरफ कह रहे हैं मोदी जी टर्म कंप्लीट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 27 में। तो समझ लें इशारा वही है आपका। देखिए, मैं तो ये बात डंके की चोट पर बोल रहा हूँ तिवारी जी, और कब से बोल रहा हूँ कि एक दिन योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो अभी बने या कुछ समय लगे, वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बनेंगे डेफिनेट है। उनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग योग है, और उनके रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये मैं बोल चुका हूँ कई बार। अब वो अभी ना बन के, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन वो बहुत जल्द दिल्ली आ जाएंगे, ये निश्चित है। यूपी की राजनीति से अब वो, उनका जो कद है वो मुझे बढ़ता दिखता है, और सीधी सी बात है, जब मुझे कद बढ़ता दिख रहा है कुंडली में, तो यूपी में तो इससे ज्यादा क्या ही बढ़ेगा। यही कैलकुलेशन, कुंडली में लिखा नहीं होता कि वो यहाँ आके कौन सा मंत्री पद संभालेंगे, क्या वो कुंडली में नहीं लिखा होता तिवारी जी। कुंडली में केवल एक योग होते हैं, केवल संक्षेप में वो रहस्य छुपे होते हैं जिनको हमें डिकोड करना होता है। तो वो जब मैंने कुंडली उनकी देखी, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ दिख रही है पॉलिटिक्स में, कहीं ना कहीं कुछ चीजों के चेंजेस दिख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से बड़ी ग्रोथ तो एक स्टेट में होती नहीं है, तो दैट मीन्स वो सेंटर में आएंगे। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, वहां कुछ लिखा नहीं होता कि, ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो वो मुझे दिल्ली आते दिख रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, 2026 में इन्वेस्टमेंट को लेकर और एक चीज, बड़ी बात, हो सकता है कि आने वाले राष्ट्रपति देश के मोदी जी हों। मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद लगती है। हो सकता है कि आने वाले जो राष्ट्रपति देश के होंगे, जो अभी माननीय राष्ट्रपति हैं भारत की, उनके बाद जो अगला राष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, तो हो सकता है वो मोदी जी उस पद को सुशोभित करें, ऐसा भी मुझे गणनाएं मेरी स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। चलिए अंकित जी, थोड़ा सा लोगों के मन में संशय है, जैसा अभी मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो पैसा भी लोगों के पास इस समय कम है, लेकिन जिनके पास है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें? सोने में करें, चांदी में करें, रियल एस्टेट में करें, फ्लैट खरीदें, ज़मीन खरीदें, या फिर शेयर मार्केट में? रियल एस्टेट में अभी रुक जाओ भाई, मैंने 2025 में ही कहा था कि 26 में रियल एस्टेट बहुत स्टैग्नेंट रहेगा या थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट का जहाँ तक सवाल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इस वर्ष बिल्कुल ना करें। गुरु अत्याचारी हैं, और भी जो ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, तो इस वर्ष जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ निश्चित रूप से लॉस होता दिखता है। मैंने प्रोडिक्शन करी थी कि 23 फरवरी से 26 मार्च के बीच में शेयर मार्केट क्रैश होगी। तब युद्ध की कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं थी, तब लोगों ने कहा कहाँ हो रही है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। मैंने कहा भाई क्रैश होगा, मैं अप डाउन की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट वॉलेटाइल रहने की बात नहीं कर रहा। क्या हुआ? क्रैश हुई, मुझे दिख रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो युद्ध की वजह से हो गया, किस कारण से हो गया, ये मैंने लगभग 16 फरवरी को प्रोडिक्शन कर दी थी कि 23 फरवरी से 26 मार्च तक मुझे मार्केट क्रैश होती दिखती है। जो हुई, कंटिन्यू हुई, सबने देखा है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें इस वर्ष में, वरना आप लोग नुकसान उठाएंगे, ये डेफिनेट है। इस वर्ष अपने आप को ग्रूम करने पर फोकस करें, इस वर्ष नए स्किल्स ऐड करने का, क्योंकि इस वर्ष के जो राजा हैं संवत्सर 2083 के, गुरु हैं, और गुरु ज्ञान के कारक हैं। जिन लोगों ने अपने ज्ञान पर इस वर्ष फोकस कर लिया, जिन लोगों ने अपनी नॉलेज बढ़ाने पर इस वर्ष फोकस कर लिया, जिन लोगों ने अपने अंदर नए स्किल्स ऐड करने पर इस वर्ष फोकस कर लिया, वो जीवन में कामयाब रहेंगे।
और जो पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे वो वहीं रह जाएंगे। सोने चांदी का भी बता दीजिए। सोना चांदी बहुत सस्ता है, खरीद लो। खरीद लें। मैंने कहा ना, जितने 500 के नोट रखे हुए हैं उनको सोने में लगा दो भाई, हम्म। खरीद लो। अगले कुछ वर्षों में सोना 5 लाख पार जाना है तिवारी जी। 5 लाख? जी, अभी तो 2 लाख बोल रहे अगले थे। कुछ वर्षों में सोना 5 लाख पार जाना है। मैं अकेला व्यक्ति था जिसने ये बात कही थी नवंबर में, शायद अक्टूबर के लास्ट में, कि सोना मार्च 2026 में मुझे 140 150 के आसपास दिखता है। हम्म। एकदम से 190 गया, लोगों ने कहा तो उससे ज़्यादा चला गया। हम्म। मैंने कहा भाई पेशेंस रखो। कहाँ है आज सोना? आज के रेट 151 का है लगभग। हम्म। क्या कहाँ गलत थी मेरी गणना? वहाँ से जाकर के भी वापस आया। तो यहाँ गणना है, जब तभी मैं कहता हूँ ना कि मैं बहुत रिसर्च। लेकिन यहाँ पे भी एंट्री लेने में लोग डर रहे हैं कि और नीचे बिल्कुल ना मत चला जाए। डरिए। अगर नीचे देखो, लॉन्ग टर्म एंट्री लेनी है, नीचे जाएगा शॉर्ट इससे टर्म और हो सकता है वॉलेटाइल रहेगी जब तक युद्ध चल, क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं तो इसमें थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है। लेकिन ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म प्लान करके चलिए तिवारी जी, खरीद लो। ओके। खरीद लो, डेफिनेट है। 2 लाख कब तक होगा? 2 लाख तो मुझे लग रहा है शायद इसी वर्ष के लास्ट तक या अगले वर्ष के शुरुआत में आप देख लेंगे। दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। डेफिनेटली देख लेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि गुरु आ रहे हैं, गुरु राजा हैं और गुरु बृहस्पति तो सोने के कारक है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि भाई ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कॉपर में बड़ा अच्छा रहने वाला है इस वर्ष। ओके। कॉपर इस बार बहुत हाई जाएंगे कॉपर के रेट, तो कॉपर में भी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म नहीं करनी है, फिर बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वाले लॉस खाएंगे। लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल मान लें, 2 साल? हाँ, 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो डेफिनेटली। अगर आज आपने सोना खरीद लिया, 5 साल बाद आप इन मेरे शब्दों को याद करेंगे और शायद मुझे फोन करके धन्यवाद देंगे, ये डेफिनेट है। बिल्कुल 3 गुना आपने बताया। अभी 1.5 लाख चल रहा है, 5 लाख की प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और ठीक है, अगर मेरे पास तो पैसे नहीं है वैसे आप जैसे लोगों के पास हैं, जिनके पास हैं, दर्शक जो देख रहे हैं वो जरूर खरीद लीजिए। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। नहीं, और ना बढ़े तो इनको पकड़ेंगे फिर। अंकित जी, आपने काफ़ी लोगों को थोड़ा सा भ्रम से भी बाहर निकाल दिया, डर से भी बाहर निकाल दिया, और जो इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे थे उनको भी आपने एक दिशा देने का काम यहाँ से किया है। बाकी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से करें भाई। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं ज्योतिषीय गणनाओं का एक्सपर्ट मैं खुद को कहता हूँ। जो ज्योतिषीय गणना इशारा कर रही है वो मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग इस साल, मुझे जो मेरे सर्कल में हैं, उन्होंने कहा मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करने जा रहा हूँ, बिजनेस करूँगा। तो जो लोग बिजनेस करने जा रहे हैं, तो उनको कुछ आप अगर बता दें उनकी राशि के अनुसार, या नाम या न्यूमरल, जो भी आप चाहें, उनको अगर आप कुछ गाइड कर दें। वैसे तो मैंने कहा है कि भाई इस वर्ष खुद ही बहुत लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उत्सुकतावश या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर के बिजनेस शुरू ना करें, ये मेरी सभी को सलाह है। क्योंकि जब जब ये राशि चक्र पूरे होते हैं और जब जब एक रीसेट ज्योतिष में हम कहते हैं कि वो स्टार्ट होता है, तो उस बिंदु पर मैं कहता हूँ कि कोई भी डिसीजन या कोई भी चीज़ एकदम से बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नुकसान होते हैं, लॉसेस होते हैं, और मैंने बड़े लॉसेस होते हुए देखे हैं। ठीक है, तो अभी 1-1.5 साल के लिए अगर जिसके जो प्लान्स हैं, जो लोग अच्छी खासी जिनकी नौकरी, देखिए 2 चीज़ें होती हैं तिवारी जी। एक तो किसी के पास कुछ नहीं है, अब वो कुछ तो करेगा व्यक्ति, खाली तो बैठेगा नहीं भाई, सबको परिवार चलाना है अपना। लेकिन जिनका अच्छा खासा चल रहा है उनको बोलूँगा चलने देना, अभी बिजनेस के चक्कर में मत पड़ना, अनटिल अनलेस कि आप अपनी कुंडली किसी एक्सपर्ट ज्योतिष से दिखा लो और वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल मिले, वरना बिल्कुल मत करना। बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स डूबेंगे इस साल में। अच्छा। कई जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो डूबेंगे भाई, वो चल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा साल नहीं है, और बहुत संभल के चलें। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो चलने दें। कहते हैं ना, जब चीज़ें अच्छी चल रही हो तो उसको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, बस मैं वही कहूँगा। तो शांत रहें, शांति से अपना कार्य निरंतर करते रहें। आपकी कोई प्लानिंग है, आप उसको प्लान करते रहो। 2027 तक के लिए टाल दो, किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखाओ, उसके बाद डिसीजन लो कि बिजनेस करना है या नहीं करना। एक तरफ आप कह रहे हैं जॉब बहुत जाएंगी, और बेचारे की जॉब भी चलेगी, बिजनेस करने से भी मना कर रहे हो, जिनकी तो नौकरी इनको कुछ उपाय बता दो कि इनकी दूसरी जॉब लग जाए फटाफट। देखिए मैं बता रहा हूँ, जिनकी नौकरी गई उनको तो मजबूरी में कुछ ना कुछ करना ही है। हाँ। पहले ट्राई करें कि नौकरी ही मिल जाए, ठीक है, या फिर किसी ज्योतिष की सलाह आप जरूर ले लें। अगर नौकरी चली गई और नौकरी नहीं मिल रही है, तो आज एक ऐसा रामबाण उपाय बता के जा रहा हूँ तिवारी जी, जो आज तक मैंने कहीं नहीं बताया, पहली बार मैं रिवील कर रहा हूँ। और ये ऐसा उपाय है, ये तभी करना जब कोई रास्ता ना बचे। इसको जनरल केस में नहीं करना चाहिए। किसी भी भगवान शिव के मंदिर चले जाना। कई मंदिर, अभी भी लाखों मंदिर ऐसे हैं भारतवर्ष में
जहाँ शिवलिंग के रूप में महादेव विराजित है, लेकिन वह नंदी बाबा नहीं है। नंदी बाबा नहीं है? नहीं है। ऐसे बहुत मंदिर आपको मिलेंगे, मैंने नहीं देखा त्यागी जी। बहुत मंदिर छोटे छोटे बहुत मिल जाएंगे अच्छा ऐसे, अच्छा। जहाँ केवल भगवान शिव विराजित है। हाँ। और नंदी के बिना हम्म प्रभु अधूरे हैं भाई। हम्म। तो जहां भी ऐसा हो वहां आप एक पत्थर के नंदी भगवान लगा दें। विराजित करवा दीजिए। वाह वाह वाह। अच्छा। विश्वास कीजिए, जब शिव के साथ उनकी सवारी होगी हाँ। तो आपको तारने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर कौन ही आपको रोक सकता है? आपकी ग्रोथ को, आपकी प्रगति को, आपकी प्रोग्रेस को जीवन में कोई नहीं रोक सकता। और शिव तो आदि है, शिव अंत है, शिव तो सर्वोच्च सत्ता के स्वामी है, शिव सृष्टि के रचयिता है, शिव सृष्टि के पालनहार है। जब शिव की कृपा हो जाती है तो फिर छोड़ दीजिए, किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर सारे रास्ते खुल जाते हैं, फिर सारे कार्मिक पैटर्न्स आपके टूट जाते हैं, कर्मों के बंधन से आप मुक्त हो जाते हो और आप अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाते हो। ये एक महा उपाय है। और ये उपाय मैं आपको बताऊं, आज से 7 साल पहले मैंने किया था। और ऐसे ही अचानक ये मैंने खुद ट्राई किया था। मैं एक जगह से निकला जा रहा था और वहां मैंने देखा कि महादेव विराजित है, लेकिन वहां और कोई छोटा सा मंदिर, और वहां और कुछ भी विराजित नहीं था। तो मैंने वहां देखा, फिर एक पंडित जी को मैंने बुलाया, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक नंदी बाबा ले आओ। तो मैं गया, मैंने एक पत्थर के नंदी बाबा लिए और मैंने वह विराजित कराए 7 साल पहले। अब बाकी तो लोगों के सामने है। 7 साल पहले क्या थे, आज क्या है, ये प्रभु कृपा है। करिए ये उपाय, विश्वास कीजिए सब बंधन खत्म हो जाएंगे। शिव ही शक्ति है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो जब शिव की कृपा होती है तो शक्ति अपने आप मिल जाती है। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और उनके बिजनेस में अचानक से रुकावट आ गई, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, उनके लिए अगर कुछ बता दें। उनके लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज एक और मैं बहुत अच्छा उपाय बता के जा रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में। जिन भी लोगों के व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, जिन भी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि चलता चलता बिजनेस रुक गया है, या ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जी, बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन डील क्रैक नहीं हो रही। ऐसे भी बहुत लोगों के केसेस मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एक महा उपाय बता रहा हूँ। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठो, नहा धो करके अपने घर के सेंटर स्थान में, जो घर का सेंटर होता है जिसको हम ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, वहां थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें केसर डाल करके घोल करके उसके छींटे मारना शुरू कर दो। 40-45 दिन मार लेना, भाग्य बदलता हुआ दिख जाएगा आपको। अनंत कृपा माँ लक्ष्मी की होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अनंत कृपा जिसको बोलते हैं तिवारी जी, फिर सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष वही जो आपको भगवान से जोड़े, जो आपको आस्था से जोड़े, जो आपको आडंबर से हटाए, जो आपको पाखंड से हटाए, जो आपको भक्ति से जोड़े, आपकी परंपराओं से जोड़े, आप सनातन से जोड़े, संस्कृति से जोड़े, हमारे शास्त्रों से जोड़े, वेदों से जोड़े, पुराणों से जोड़े, ईश्वर से जोड़े, वही ज्योतिष है। ज्योतिष है ही नहीं चुटकी बजाने वाला विषय, ये सब आडंबर है। ये मैं हमेशा कहता था, कहता हूँ, कहता रहूँगा। हालांकि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, मेरा कोई परंगत नहीं है ज्योतिष में, मेरे से बड़े बड़े विद्वान दुनिया में मौजूद हैं और मैं तो शायद जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही रहूँगा, यही मेरी पहचान है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि हमेशा उस ज्योतिष के पास जाइए जो आपकी कुंडली को डिकोड कर सके। आपकी जो कुंडली है ना, वो आपके कर्मों का लेखा जोखा है तिवारी जी। और क्या लगता है कि इतना आसान है किसी कर्मों का लेखा जोखा रिवील करना या पढ़ना? अब फिर वहीं हम लौट करके आ रहे हैं, धरती गोल है ना तिवारी जी, जहाँ से आपने शुरुआत करी थी कि ये बहुत छोटे छोटे बच्चे ज्योतिष में आ रहे हैं जी। स्वागत करता हूँ, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन पहले खुद को पारंगत बनाइए बेटा। किसी के कार्मिक पैटर्न्स को समझना इतना आसान नहीं है, जीवन निकल जाता है तिवारी जी। नहीं, मुझे किसी ने बताया 12 वर्ष की उम्र से लेकर के एक कुंडली पढ़ने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। बहुत समय लग जाता है। जनरली भी अगर हम एक कुंडली देखें हाँ। तो भी आधा पौना घंटा चला जाता है, जनरली भी। अब वो एक अलग विषय है कि आजकल लोग सॉफ्टवेयर पे डालते हैं और वहां से पढ़ के बता देते हैं। सॉफ्टवेयर का जो है सहारा हम भी लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ चार्ट बनाने के लिए। क्योंकि अगर हम चार्ट मैनुअली बनाने बैठेंगे तो एक चार्ट बनाने में ही कई दिन लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका जन्म 1960 में हुआ तो 1960 का पंचांग वो सब निकालना पड़ेगा, गणना है, तो वो बहुत समय लग जाता है। आजकल सॉफ्टवेयर से वो थोड़ा ईज हो गई है, थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन चार्ट के अलावा कुछ नहीं देखना है। चार्ट में भी मैं हमेशा कहता हूं पहले लगन चार्ट देखो, फिर नववांश देखो।
अच्छा। दोनों को देखो। देखो लगन चार्ट तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, हम्म, उसमें कौन से जन्म में मिलेगा ये लगन में नहीं लिखा, वो नवमांश बताता है कि हम्म, इस जन्म में क्या मिलेगा आपको। हम्म, उसके बाद उस व्यक्ति का D60 देखो जो हमारे कार्मिक पैटर्न्स दिखाता है। उसके बाद काम से रिलेटेड चीजें हैं तो D24 देखो, D45 देखो, D16 देखो, तब जाके प्रोडक्शन करो। केवल ये लगन चार्ट से जो प्रोडक्शन लोग करते हैं आजकल कि तीसरे भाव में शुक्र बैठा है, हम्म, चौथे भाव में मंगल बैठा है, नौवें भाव में गुरु बैठा, अरे भाई ये केवल खोखली बातें हैं। लगन चार्ट से कभी प्रोडक्शन होती ही नहीं है तिवारी जी, ये केवल खोखली बातें हैं, ये केवल हवाबाजी वाली बातें हैं। तो ये प्रोडक्शंस नहीं है, यही तो डिफरेंस है। आप जाइए ना किसी भी जो विद्वान ज्योतिष जिनकी मैं चर्चा करता हूँ, बहुत सारे विद्वान ज्योतिष भारतवर्ष में हैं, कईयों को तो मैं भी जानता हूँ, मैं पर्सनली भी मिलता हूँ लोगों से, क्योंकि मैं भी आज हमेशा गुरुओं के संपर्क में रहा और बहुत कुछ सीखता हूँ मैं भी। वो लोग तो बात ही नहीं करते हैं जो है लगन चार्ट से तो कुछ भी। इनफैक्ट मैं खुद नहीं करता। आप मेरे को किसी का, कई लोग मुझे लगन चार्ट का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, हाँ, पहले वही भेजते हैं सबसे ठीक पहले। है, तो मैं हमेशा मना कर देता हूँ कि भाई मेरे काम का है ही नहीं, हाँ, इसमें कुछ नहीं है। आप उसके आगे देखोगे। आप मेरे को डिटेल्स भेजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, हम्म, वहां से फिर मेरी गणनाएं शुरू होंगी। क्योंकि जब तक मैं आपका कार्मिक पैटर्न नहीं देखूंगा क्या चला आ रहा है पिछले जन्मों का, तब तक मैं कैसे आपकी चीजों को ठीक कर पाऊंगा। पिछले जन्मों का भी पता चल जाता है। डेफिनेटली कार्मिक पैटर्न हमें पता चल जाता है निश्चित रूप हम्म। से। तो वो जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं कैसे बता पाऊंगा कि आपके इस जन्म में आपको क्या करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं आप D60 चार्ट देखिए किसी व्यक्ति का और उसके 12वें भाव में यदि गुरु बैठे हैं, आप डोनेशन करना शुरू कीजिए, दान करना शुरू कीजिए, आप देखो कि आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपके 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं D60 चार्ट में, तो समझ लीजिए कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। डेफिनेट अच्छा। ये सब कार्मिक पैटर्न हमें समझने होते हैं। ठीक है, तो वो बिना समझे कोई भी कुंडली की प्रोडक्शन नहीं की जा सकती। बस यही अंतर अंकित जी, होता है। मुझे एक चीज बताइए, आप लोग जो बताते हैं, भाई आपने कहा ये कुंडली बनी, कुंडली जिस दिन आदमी पैदा हुआ उसके समय के अनुसार, दिन के अनुसार, स्थान के अनुसार बिल्कुल, कुंडली का बिल्कुल, निर्माण हो गया। बिल्कुल, अब वो तो पूरे जीवन भर वही कुंडली रहेगी, बदलेगी डेफिनेटली नहीं। वही रहेगी। व्यक्ति के कर्म बदलते हैं, हाँ, कर्म बदलते हैं, कर्म बदलेंगे। बिल्कुल अगर उसे कोई चीज प्राप्त होनी थी जी, और उसके कर्म इतने खराब हो गए जी, कि वो चीज नहीं मिली, नहीं लेकिन, मिले, ऐसा लेकिन होता है। आपने तो वहां बताया हुआ है उसको जी। 5 साल पहले की, तुम्हें मिलेगी 5 जी, साल बाद। जी। वैसे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं तिवारी जी, वैसे तो ऐसा होता है कि हमें वो दिख जाता है कि भाई 5 साल में ये कंडीशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ समय पहले का केस था मेरे पास, तो जब वो कुंडली मेरे पास आई तो मैंने कहा जी ये बच्चा तो बहुत बड़ा शराबी या नशेड़ी बनेगा, अच्छा। ये जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा इसके अलावा। हाँ, तो रोने लग गए बेचारे। हाँ। पेरेंट्स जो आए थे, उनकी सिस्टर थी और दोनों माँ बाप थे, 3 लोग आए थे वो कुंडली लेकर के। उन्होंने कहा जी यही हो रहा है, 3 साल से बच्चा नशे में डूबा हुआ है। हम्म, और ये बहुत हमने कोशिश कर ली, हमने रिहैब भी ट्राई कर लिया, हमने डॉक्टरी ट्रीटमेंट ट्राई कर ली, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कोई उपाय, मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है, आप इसको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लो, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नशा एक मानसिक बीमारी है। तो अब वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मेरी जो गणनाएं होती हैं, मेरी जो प्रोडक्शंस होती हैं, बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। हालांकि उनको लगा कि हम इतनी दूर से आए, हमें समाधान नहीं मिला, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरी अपनी एक खुद से मेरा प्रॉमिस है कि मुझे ज्योतिष में बेवकूफ़ नहीं बनाना लोगों का। क्यों, क्या आवश्यकता है? अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं होगा तो मैं नहीं ही कहूँगा। तो मैं हमेशा दर्शकों से भी कहता हूँ भाई अगर मेरे पास आ रहे हो तो ये सोच के आना कि नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बताया जाएगा, पॉजिटिव है तो ही पॉजिटिव। यही होना चाहिए। ये मत सोच के मेरे पास आना कि आपको सब अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा। वो सुनना है तो फिर बहुत बैठे, फिर वहां चले जाओ। मेरे पास जो है वो बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। अब वो आपके लिए खराब हो या अच्छा हो, मेरा कार्य नहीं है। अभी मेरे पास कुछ समय पहले एक व्यक्ति आया, उसने कहा जी मैंने बिजनेस शुरू किया था, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लोन है, बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने कहा बंद कर, तो नहीं चलेगा। अब उसको बुरा लग गया, कह रहा गुरुजी मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने कहा चलाओगे तो अभी तो बर्बाद ही हो रहे हो। अभी 1.5 करोड़ है, कल 2.5 हो जाएगा, परसों 3 हो जाएगा, तब क्या करोगे? तो उसने कहा लेकिन मैं बंद तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उम्मीद है। मैंने आप पाले रहो उम्मीद है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ नहीं चलेगा, आपको बंद ही करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है मेरे साथ केसेस में कि मैं स्पष्ट बता देता हूँ। कई लोगों को हर्ट कर जाती है चीजें, करें, वो मेरा कार्य नहीं है। देखिए मेरा काम लोगों को खुश करना नहीं है, मेरा काम गणना करके बताना है। अब वो बुरा हो या अच्छा हो। अजीत पवार जी की जो भविष्यवाणी मैंने करी, मैं भी नहीं चाहता था कि वो सच हो, लेकिन मुझे दिख रहा था और मैं अकेला ज्योतिष था।
जितने ज्योतिष थे सब कह रहे थे प्लेन क्रैश होंगे, प्लेन क्रैश। मैं अकेला था जिसने कहा था कि कोई बड़े पद पर बैठा हुआ नेता उस प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा देगा। ये मेरे अलावा किसी ने नहीं कहा। तभी मैं कहता हूँ कि मेरी गणनाएं डिफरेंट होती है और मैं बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस नहीं करता हूँ। इनफैक्ट जो मेरे गुरुजी थे जिन्होंने ज्योतिष मुझे शुरुआत करी, जिन्होंने सिखाया मुझे आधार ज्योतिष का, वो एक ही बात कहते थे, बेटा लिमिटेड प्रेडिक्शंस करना जीवन में, लेकिन जब करो तो पूरी गणनाओं के साथ करना। बहुत हर चीज में प्रेडिक्शन मत करना। इस साल भी कोई योग है किसी नेता का विमान दुर्घटना होने में? देखो, विमान प्लेन क्रैशेस बाकी हैं, इस वर्ष में बहुत देखेंगे। वायु दुर्घटनाएं इस वर्ष बहुत दिखती हैं, ये होगा इस वर्ष में, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। और प्रभु ना करे कि कोई ऐसी अनहोनी हो, मैं तो प्रभु से यही कामना करता हूँ हमेशा कि सब अच्छे रहें। यहाँ मैं चाहूंगा आपकी भविष्यवाणी गलत हो जाए। मैं भी चाहूंगा मैं भी चाहूंगा। हाँ। जब वो भविष्यवाणी मेरी सही हुई तो मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने उस भविष्यवाणी में कहा भी था कि मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आए और ये ना सही हो, लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का लेख कोई मिटा नहीं पाता तिवारी जी, वो होकर के रहता है। होए वही जो राम रच रखा, और होने को कोई टाल नहीं पाया आज तक, तो हो गए। जाकिर जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुछ परसेंटेज बता सकते हैं कितना परसेंट हमारा जो आगे आने वाला जीवन है वो फिक्स है, पहले से ही निर्धारित है? मैं हमेशा बोलता हूँ 50% हमारे ग्रह नक्षत्र और 50% हमारे कर्म, दोनों मिलकर के हमारा भाग्य बनाते हैं। ये निश्चित है। अगर मैं आज से कोई ऐसा कार्य करना शुरू कर दूं जो एक आम इंसान की प्रकृति के विपरीत है, उसकी प्रवृत्ति के, तो डेफिनेट है उसके रिजल्ट गलत ही होंगे। तिवारी जी, आप या मैं या कोई भी इंसान आज जाके चोरी करना शुरू कर दे तो कितने दिन बचेगा? एक ना एक दिन तो पकड़ा जाना है, एक ना एक दिन तो कैरेक्टर असैसिनेशन होना है, एक ना एक दिन तो दिक्कत होनी है। तो सीधी सी बात है कि भाई कर्म तो सुधारने पड़ेंगे। अच्छा, ईश्वर की जितनी भी क्रिएचर्स हैं उनमें केवल मानव ऐसी क्रिएशन है जिसको बुद्धि और विवेक दिया ईश्वर ने। क्यों दिया? वो इसीलिए तो दिया ताकि आप बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने उस जो होने वाली चीजें हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कर्म तो प्रधान है ज्योतिष में। ज्योतिष में भी कर्म प्रधान कहा गया है। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, नो डाउट, लेकिन कर्म प्रधान है वहां। कर्म अगर अच्छे करते रहोगे तो ग्रह नक्षत्र भी अच्छे फल देते हैं। अच्छा, उनको भी कई लोग ऐसे जब हमारे पास आते हैं और हमें दिख रहा है कि भाई ये चीज़ बहुत खराब होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर बचपन में बच्चे की कुंडली दिखा रहा है और हमने अगर कह दिया कि भाई इस बच्चे को आप कोशिश करना कि आप किसी टेक्निकल एजुकेशन में भेज दो, मेडिकल में भेज दो या फाइनेंस में भेज दो, तो ये बच्चा ज़्यादा ग्रो करेगा। अब अगर वो बच्चा उसमें जाएगा तो डेफिनेट ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, नहीं जाएगा तो कई बार वो ग्रोथ नहीं मिल पाती। एक केस मुझे याद है, ये केस तिवारी जी बहुत पुराना है, जब मैं ज्योतिष का विद्यार्थी भी ढंग से नहीं था, ठीक है, मतलब बहुत शुरुआत थी मेरी ज्योतिष की, तब वो केस मेरे पास आया। तो मैंने उसने कहा कि मैं मुंबई जाके और मुझे जो है एक्टर बनना है, ये मेरा सपना है बॉलीवुड में। तो मैंने उसको कहा आप गलती से मत चले जाना, अगर आप जाओगे तो आप अपना समय बर्बाद करके लौटोगे। वो नहीं माना, चला गया। वो व्यक्ति 15 साल बाद मेरे पास लौट के आया और उसने कहा कि गुरुजी मैं गया था और मेरी सारी ज़मीन बिक गई, क्योंकि वहाँ खर्चा तो होना ही था, डेफिनेट सी बात है। सब कुछ किया, लास्ट में सफल नहीं हुआ, वापस आके नौकरी कर रहा था। अब अगर वो ना गया होता और मान लिया होता तो ये उसके हाथ में था, तो जो कम से कम उसके पास था, जो पुश्तैनी ज़मीन थी, वो तो बची रहती। ये भी कुछ ग्रह होते हैं जो ना मनवाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी कह देते हैं मत मानो। जो लिखा होता है ना तिवारी जी, उस ओर खिंचा चला जाता है इंसान, उस ओर खिंचा चला जाता है। अजीत पवार जी उस प्लेन से जाने वाले नहीं थे, आपको पता है, उनका गाड़ी से जाने का प्लान था। हाँ। सडन चेंज हुआ, सडन प्लेन चेंज में बैठे। जी। क्योंकि होनी बहुत बलवान होती है ना, वो खींच लेती है, वो ले आएगी आपको बस, तो वो खींच लेते हैं ग्रह, डेफिनेट है। चलिए अब फटाफट मैं कुछ उपाय आपसे पूछ लेता हूँ। बहुत से कमेंट आते हैं हमारे पास में कि आप पूछिए कि शादियाँ नहीं हो रही हैं बच्चों की। पहले लड़कियों की शादियों में दिक्कत आती थी, आजकल लड़कों की शादियों में भी दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा कोई उपाय बता दीजिए। क्योंकि रेशो घटता जा रहा है भाई, बेटियां कम हो रही हैं भारत में। मुझे लग रहा है अभी तो शायद 930 से भी नीचे आ गया आउट ऑफ 1000। आपको एक चीज़ और बताऊं जी, आजकल बच्चे शादी करने से डर रहे हैं। हाँ, ये बहुत कुछ ऐसे घटनाएं हुई घटित, कहते हैं मम्मी हम शादी हम ऐसे ही ठीक है, ये बहुत कहीं ड्रम में ना मिले हम। ट्रस्ट मी, ये बहुत केसेस आ रहे हैं कि जहाँ लड़के और लड़कियां शादी नहीं करना चाहते।
मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ तो हर महीने में 4-6 कुंडली मेरे पास ऐसी आ जा रही हैं कि जहां बच्चे ये कह रहे हैं जी हमें शादी नहीं करनी है। तो बड़ा, खैर अब उनकी अपनी इच्छा है, मैं क्या ही कहूँ। और बिटिया और बच्चे दोनों हैं, मतलब उसमें लड़के लड़की दोनों का रेशो है, ऐसा नहीं कि लड़के ही मना कर रहे हैं लड़के ही मना कर रही हैं। इस केस में देखो, अगर कोई करना ही नहीं चाहेगा तो तिवारी जी मैं और आप तो जबरदस्ती किसी की शादी करा नहीं देंगे। नहीं। लेकिन अगर कोई करना चाहता है और उसके बाद भी शादी में दिक्कत आ रही है, बहुत कोशिश करने के बाद भी, कई सारे केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास कि जहाँ शादी का योग नहीं बन रहा, ठीक है, या जहाँ बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई अच्छा जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उस केस में मैं हमेशा बताता हूँ भाई कि अगर बहुत ज़्यादा एज निकल गई तो किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा लो। कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। उसमें कुंडली का D7 चार्ट, D5 चार्ट, लगन, चलित, चंद्र, D9 ये सब देखना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर उसके पीछे कोई ठोस कारण हमें दिखता है तो उसका निवारण हम बता देते हैं। ऐसा बहुत केसेस में हुआ है कि फिर शादियों के योग बन जाते हैं, अनगिनत केसेस में, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, बिटियाओं के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, और बच्चों के, लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए। ओम पार्वत्यै नमः रुद्राक्ष की माला से शाम के समय सूर्य अस्त के बाद एक माला ये मंत्र करना शुरू कर दो। बहुत जल्द कहीं ना कहीं से आपको आपका उचित जीवन साथी मिल जाएगा। ये इतना प्रबल उपाय है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में हम ये बताते हैं, लेकिन ये काम करता है, जबरदस्त काम करता है। और जब आप ये करो और आपको कोई जीवन साथी मिल जाए तो महादेव का अभिषेक करा देना जरूर इसके बाद, और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित कर देना। ये मत भूलना, जब भी आपको कोई जीवन साथी मिल जाए, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये जरूर कर देना। डेफिनेट है कि शादी हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया आपने उपाय बता दिया, और आसान उपाय है, हर कोई कर सकता है आसानी से, पैसे भी नहीं लग रहे हैं इसमें मेरे ज्यादातर उपाय ऐसे ही होते हैं। त्यागी जी, एक और उपाय बता दीजिए। शादी तो हो गई, लेकिन आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, उसके लिए अगर आप कुछ बता दें। संतान अगर नहीं हो रही है तो एक ही महा उपाय मैं बताता हूँ कि तुलसी की माला से दोनों पति पत्नी साथ बैठ करके रोज सुबह 108 बार संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना शुरू कर दो, पहला उपाय। दूसरा उपाय कि दोनों पति पत्नी की कुंडली किसी योग्य ज्योतिष को दिखा लो। हो सकता है कि दोनों का कुछ जो ग्रहों का मेल है वो ऐसा हो कि जहां दिक्कत आ रही हो, ऐसा होता है बहुत केसेस में। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर जरूरत है तो ले लो भाई, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया तिवारी जी कि मेडिकली भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, और दोनों को आ रही है, लड़कों को भी आ रही है, लड़कियों को भी आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो किसी योग्य डॉक्टर के पास जाओ। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ और इस बात का मैं प्रखर रूप से इस बात का समर्थक रहा हूँ कि भाई अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो ज्योतिष के पास मत जाना, डॉक्टर के पास जाना। इलाज डॉक्टर करेगा, ज्योतिष नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो ज्योतिष के पास जाओ। हो सकता है कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे हो या कुछ चाल ऐसी हो ग्रह नक्षत्रों की जो दिक्कत दे रही है, फेवरेबल नहीं है, उसका फिर हम उपाय करेंगे, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ उन लोगों पर कतई भरोसा मत करना जो घुटने का दर्द ठीक करवाते हैं, जो आईसाइट बढ़वाते हैं, ठीक है, जो माइग्रेन का दर्द ठीक करवाते हैं, ये सब फ्रॉड होते हैं, ठीक है, फेक होते हैं कंप्लीटली। इन्होंने ज्योतिष पढ़ी नहीं है, दिक्कत वहाँ है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर ही करेगा, उसके बाद दिक्कत आ रही है तो ये उपाय कर लो, नहीं तो किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा लो। दोनों पति पत्नी की दिखानी पड़ेगी उस केस में, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से या तो ना हो जाएगी। मेरे जैसा ज्योतिष अगर होगा तो या तो सिंपली कह देगा कि भाई नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो तब होगा, ये उपाय कर लेना। स्पष्ट मेरे यहाँ दो ही चीजें मिलती है, तीसरा कुछ है नहीं मेरे पास। मे बी का मेरे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, यस या नो। अभी एक कपल मेरे पास आइलैंड में रहते हो लगभग 10-15 सालों से, उनका फ़ोन मेरे पास आया तो उन्होंने, ये बात है करीब करीब 1.5 साल पुरानी हो गई होगी, तो उन्होंने मेरे से कहा जी संतान नहीं है, और लगभग शादी को भी 10-12 वर्ष हो लिए। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा जी, मैंने कहा संतान का सुख नहीं है, पहले तो होगी नहीं, ठीक है, और अगर हो गई 10% चांसेस मुझे लग रहे हैं तो संतान सुख नहीं है। तो बेचारे डर गए, उन्होंने कहा भी उपाय, मैंने कहा जी कोई उपाय नहीं है इसका, है ही नहीं, संतान सुख आपके जीवन में नहीं है। खैर, संतान नहीं हुई, वो प्रेडिक्शन सच रही, और उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। ईश्वर की लीला देखो कि वो बच्चा 6 महीने बाद छोड़ के चला गया। बड़ा दुख हुआ मुझे सुन करके, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से एक बच्चे को अडॉप्ट करता है व्यक्ति, लेकिन ईश्वर की लीला थी। मुझे दिख रहा था कि उनकी कुंडली में संतान सुख नहीं है, तो नहीं रहा। तो जो लिखा होता है ना तिवारी जी, उसको आसानी से टाला नहीं जा सकता, बस उसको उपायों के द्वारा थोड़ा बहुत मोल्ड किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा कम किया जा सकता है,
कुछ ग्रह पॉजिटिव है तो उनकी पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कुछ ग्रह नेगेटिव है तो नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है, वो भी सात्विक उपायों के द्वारा, पाखंड के द्वारा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुंडली में पति का सुख नहीं है या पत्नी का सुख नहीं है, बिल्कुल होते हैं, बहुत केसेस आते हैं मेरे पास। डाइवोर्स बढ़ रहे हैं, मेरे पास परसों का ही केस है भाई, कुछ बता दीजिए उनके लिए। मेरे पास परसों का केस है। उस व्यक्ति ने पूछा गुरुजी एक शादी मेरी खत्म हो गई, दूसरी करूं? मैंने कहा गलती से मत करना, आपकी कुंडली में शादी का सुख नहीं है, जीवन में आप जब भी शादी करोगे टूटेगी या कुछ ना कुछ और हो जाएगा, शादी का सुख नहीं है। तो उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे लग ही रहा था ये चीज, तभी मैंने सोचा मैं पहले आपसे बात कर लूं। ठीक है, मैंने कहा जिंदगी में शादी मत कर लेना आप, बस आपने पहली गलत करी। कह रहा बिल्कुल 6 महीने चली गुरुजी, उसके बाद टूट गई, दुनिया भर के केसेस झेलने पड़े। तो ये होता है भैया, इसमें कोई डाउट। डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं, उनको रोकने के कुछ उपाय बता। डाइवोर्स के लिए मैं हमेशा से एक उपाय बताता रहा हूँ, बताता रहूंगा भैया। दोनों पति पत्नी सप्ताह में एक बार साथ में मंदिर जाना शुरू करो, जरूर। किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी ईश्वर के मंदिर साथ में मंदिर जाने को भी तैयार नहीं है, वही घूमने तो अलग की बात है। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है भाई। मैं तो कह रहा हूँ आप घूमो, पूरे सप्ताह घूमो, ठीक है। सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन तो मंदिर जा सकते हो साथ में। 10 मिनट 20 मिनट ही तो लगते हैं तिवारी जी। अच्छा, मंदिर ऐसे नहीं है कि कई 100 किलोमीटर पे आपको मिलेंगे, जगह जगह हर 1 किलोमीटर के रेंज में आपको मंदिर मिल जाएगा, किसी भी रूप में हो प्रभु का मंदिर। आप वहां दोनों पति पत्नी जाएं। अगर भगवान शिव विराजित हैं तो दोनों जलाभिषेक साथ में करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। हनुमान जी का मंदिर है तो वहां चले जाएं। माँ के रूप में कोई शक्ति विराजित है, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, वहां चले जाएं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कहीं भी चले जाओ। आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ तिवारी जी, माँ कालका विराजित है दिल्ली में और बड़ी शक्तिपीठ है। जितने भी अनमैरिड कपल्स वहां जाते हैं, अगर उनका रिलेशन सच्चा है तो उनका रिलेशन हमेशा चलता है, और अगर किसी के अंदर कोई भी खोट है तो उनका बहुत जल्दी रिलेशन टूट जाता है। ये आप निश्चित रूप से, ये मैंने रिसर्च करी और मैंने बहुत सारे कपल्स पर ये एक्सपेरिमेंट किया और जो 100% सटीक निकला। तो जाओ भैया वहां पे वेरीफाई कराया हो माता के दरबार में। अगर माता की दृष्टि पड़ गई आपके ऊपर, या तो उनका रिश्ता टूट जाएगा, तो या तो कुछ ही महीनों में हाँ। या फिर उनकी शादी हो जाएगी। ये डेफिनेट है। चलिए, ये बहुत जो दिल्ली में रह रहे हैं आराम से जा सकते हैं, जाओ पता करो। आसपास वाले भी जा सकते हैं। हाँ, लेके जाओ अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, जो भी है, पता कराओ। बहुत बढ़िया तरीका बता दिया आज अंकित जी ने हमारे साथ में। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए और हम कोशिश करेंगे उसके जवाब अंकित जी से लेकर आप तक पहुंचाने की। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।